हेलो दोस्तों, आज आपको पूरी जानकारी ग्रुप डी के बारे में दिया जाएगा जो कि नया वैकेंसी जनवरी 23 2025 से भरने वाला है। तो दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और किस तरह से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्या करना है, इस तरह से आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पोस्ट का नाम ग्रुप डी है। टोटल वैकेंसीज इसमें है 32,438। ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर डेट देखते हैं, स्टार्टिंग डेट है तो 23 जनवरी 2025 और लास्ट इसकी डेट को देखते हैं तो 22 फरवरी 2025 तक फॉर्म को भरा जाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं सुनने को आ रहा है कि हो सकता है सीट में बढ़ोतरी भी होगा, मालूम नहीं, आगे देखते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो एज ऑफ 1 जनवरी 2025 से मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल। जिसके लिए अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल की बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल और OBC के लिए 500। अब रिफंड अमाउंट जब आपको तब किया जाएगा जब एग्ज़ाम में आप CBT 1 में अपेयरिंग होंगे। SC/ST EBC फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 यानी 250 रुपया और रिफ़ंड अमाउंट होगा 250 रुपया। और ये भी उसी तरह से दोस्तों, रिफ़ंड होने का मतलब है कि आपको सबसे पहले अपेयरिंग होना पड़ेगा CBT 1 में और उसके बाद आपको 250 रुपया रिटर्न हो गए। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो 10th ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट। 10th का मार्कशीट चाहिए, ITI आप किए हुए हों तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और अगर 10th पास हैं तो भी भर सकते हैं और ITI भी किए हुए हैं तो भी भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि अब 10th के साथ साथ ITI आपको करना अनिवार्य है, यानी आप 10th पास भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर SC/ST है तो उन लोग के लिए देना ही पड़ेगा। EBC OBC क्या है तो वो आपको लगाना ही पड़ेगा उसमें। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर आपका स्कैन होना चाहिए और आधार कार्ड और एनी वैलिड ID प्रूफ, यानी अगर आधार कार्ड आपका नहीं है तो आपका कोई भी सरकारी ऐसा वैलिड ID प्रूफ है, उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तभी आप आ सकते हैं इसमें जब तक आप CBT यानी इसका प्रीलिम्स आप जब तक पास नहीं करते हैं तब तक आप फिजिकल के लिए नहीं बुलावा आपका आएगा। तो आपको इसके लिए CBT क्लियर करना होगा। मेल के लिए 1 किलोमीटर दौड़ है 4 मिनट में और साथ ही साथ उसके बाद 35 kg आपको लेकर के 100 मीटर तक 2 मिनट में भागना है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट के लिए, यानी 1 मिनट ज़्यादा दिया गया है फीमेल्स को। और यहाँ पे 20 kg का वजन रहेगा, उसको लेकर के 100 मीटर भागना है 2 मिनट में। फीमेल के लिए 20 kg हो गया है। और इसके बाद ये सब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, निकल जाते हैं, पास कर जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें सब पास हो जाते हैं और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी डिटेल्स के बारे में। तो इसकी बेसिक पे तो है 18,000, लेकिन अलाउंस के साथ साथ इसका DA HRA TA सब मिलाकर टोटल 25,000 प्लस चले जाते हैं। अगर आपका बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है किस बोर्ड में है, उसके अनुसार भी आपका सैलरी ज़्यादा जाता है, मतलब अच्छा खासा ग्रुप डी का भी सैलरी चला जाता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करते हैं, ये CBT एग्ज़ाम इसका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ड्यूरेशन इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो 90 मिनट की एग्ज़ाम होती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपके लिए 100 नंबर भी मिलते हैं। यानी अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। और दोस्तों ये आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस के जो भी सिलेबस है। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है। आपके पास टाइमिंग भी अच्छे खासे हैं और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। कोई भी चैप्टर आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ ठीक नहीं है कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है पिछले बार ग्रुप डी में SI और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा ये थे, वेटेज थे, तो हो सकता है किसी और चैप्टर से भी ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हर एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हुए जाना है, अच्छे से रिवीजन करना है। साइंस में आते हैं तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर्स का यहाँ रोल रहने वाला है।
तो ये सब आपका सिलेबस है दोस्तों, देख लीजिए। अब हम इसके बाद बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है और कहाँ से आपको क्लास करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और आपको जहाँ से मन करता है वहाँ से पढ़िए। अब यहाँ दोस्तों मेन मुद्दा पे आते हैं। यहाँ पे आपका जनरल साइंस के क्वेश्चन 25 हैं और 25 मार्क्स के हैं, यानी 25 में 25 आने वाले हैं। मैथमेटिक्स के लिए 25 में 25 मिलने वाले हैं, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एक ही चीज़ है, लगभग 30 में 30 आपको मिलने वाले मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए 20 मिलने वाले हैं, 20 में 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100, और टोटल मार्क्स मिलने वाले 100। अब दोस्तों बात करते हैं कि साइंस इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। साइंस के लिए क्या ही करना है, कैसे पढ़ना है, वो बात करते हैं। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी बेसिक साइंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। आप एनटीपीसी टेक्नीशियन भी दिए होंगे, लेकिन इसका लेवल, ग्रुप डी का जो लेवल होता है बहुत ही अलग लेवल का होता है। इसका लेवल काफ़ी डीपली क्वेश्चन भी पूछता है। तो आपको इसके लिए सबसे अच्छा, वैसे आप अगर टाइम आपके पास अगर मतलब सिर्फ आपको पढ़ना ही है तो 6 से लेकर 12 तक साइंस का पूरा चैप्टर पूरा ख़त्म कर जाइए, पूरे क्लास का अच्छे से। और नहीं तो आप 8, 9, 10 का अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इतना में क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है दोस्तों। ये मत सोचिए कि लूसेंट उठा लिए पढ़ लेंगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक्स सही रहेगा तो लूसेंट को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। एक ग्रीन कलर का आता है बुक इसका, लूसेंट का, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर एनसीईआरटी वगैरह अच्छा से अगर आप कवर कर चुके हैं तो लूसेंट का साइंस का ले सकते हैं, और नहीं तो आप ये लूसेंट का डायरेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा साइंस पे, क्योंकि इसमें साइंस का बहुत ही बड़ा रोल है। और एक इसका स्पीडी साइंस का आता है, स्पीडी का साइंस, वो आपको ले लेना है। 1 लाइनर होता है, उसको अच्छे से पढ़ जाना है, बहुत ही अच्छी बुक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर, ये सब करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर लेना है। और प्रीवियस ईयर में मतलब जितने भी 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन थे, चाहे वो ग्रुप डी के हो, चाहे एएलपी के हो, एनटीपीसी हो, या फिर एसआई किसी का भी, मतलब आरपीएफ एसआई किसी का भी हो, रेलवे का होना चाहिए पूरा कंडक्ट एग्जाम, जिसने टीसीएस सारे एग्जाम करा रखा है, उस बुक को आप उठाइए जा करके मार्केट में, या फिर घटना चक्र में देख लीजिए, या फिर किरण पब्लिकेशन में, या यूथ पब्लिकेशन का आता है बुक, वो सब, ये सब बुक अच्छी बुक है दोस्तों। तो आप जा करके ये सब बुक प्रीवियस ईयर का उठा सकते हैं और एकदम पढ़ सकते हैं, पूरे बुक को चाट जाइए। आपको इतना साइंस के लिए करना पड़ेगा, साइंस में मेहनत तो करना पड़ेगा। और मैथ के लिए तो आपको तो मेहनत वैसे भी करना है दोस्तों, क्योंकि मैथ तो सारे एग्जामिनेशन में जितने भी बोर्ड जो भी एग्ज़ाम आएंगे, सरकारी एग्ज़ाम, उसमें आपके लिए मैथ इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो मैथ के लिए जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है, सबसे पहले आपको मैथ अपना देखना कि बेसिक्स आपका कैसा है। अगर बेसिक अच्छा है आपका मैथ के लिए, तो आप चुपचाप आर.एस. अग्रवाल बुक उठाइए और इसको अच्छे से एवरीडे चैप्टर बाय चैप्टर बनाते जाना है। क्योंकि अभी नया वाला जो आया है आर.एस. अग्रवाल, बहुत ही अच्छी बुक, मतलब इस बार क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा इसमें कलेक्शन दिया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए, जिस भी बोर्ड की या फिर रेलवे एसएससी सभी का उसमें दिया हुआ है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाला मैथ के लिए। और इसके बाद दोस्तों आर.एस. अग्रवाल को आपको पूरी अच्छी तरह से बना लेना है। अगर आपका बेसिक्स वगैरह सही नहीं है, अगर आपको मैथ सीखना है फिर से, तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जा करके चैप्टर बाय चैप्टर किसी भी टीचर का फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है अच्छे से, तो उस टीचर को अच्छे से पकड़ लीजिए यूट्यूब पे और एकदम सभी चैप्टर को पढ़ जाइए। अगर आपको नहीं तो अगर ऑनलाइन क्लास लेना है तो राकेश यादव सर का आता है क्लास, और अभिनय शर्मा का, और उसके बाद साहिल सर, ये 2-3 टीचर जो है कि बहुत अच्छे हैं, जो मैथ के लिए यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और इनका अपना ऑनलाइन क्लास भी चलता है। तो अगर ऑनलाइन क्लास लेना तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे आप इन लोगों को फॉलो करके पूरे क्लास को अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। या फिर आप अगर यूट्यूब पे क्लास करने के बाद जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है कि हाँ इस टीचर से हमें समझ में आ रहा है, तो उस टीचर का आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आर.एस. अग्रवाल को आपको लेकर चलना ही चलना है दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल को छोड़ना नहीं है। और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ के, इसके बाद अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मैथ का, साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसी के अनुसार से आपको एक प्रीवियस ईयर का अपना बुक लेना है, मैथ को पूरे अच्छे तरह से बना लेना है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स पे। जीके और करंट अफेयर्स में इसलिए लास्ट में आ रहा हूँ क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स का उतना वेटेज है नहीं, 20 नंबर का है। तो जीके के लिए लूसेंट जीके काफ़ी आपके लिए है,
और उसके बाद आप एक लुसेंट का जीके तो पढ़ना ही है, आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा। जैसे प्रीवियस ईयर में वैसे ही ये साइंस का मतलब कि पिछले कुछ सालों में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं टीसीएस के तरफ से, वो एक ले लेना आपको, उसको अच्छे से पढ़ जाना है, इतना काफ़ी है आपके लिए। और एक स्पीडी का जीके आता है, तो स्पीडी वो भी ले लेना, वो वन लाइनर वो भी होता है। इस तरह से लेकर के आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए वार्षिकांक आता है साल भर का, उसको पढ़ लेना अच्छे से। और एग्ज़ाम देने से 1-1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले से, 2 महीना पहले से आपको ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेज आते हैं, ठीक है, सब फ्री है, इस समय पैसा नहीं लगने वाला है। उत्कर्ष क्लासेज है, आप वहाँ पर जाकर के यूट्यूब पे आराम से, वहाँ पे हर कंटेंट दिया हुआ है करंट अफेयर्स का, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। और पूरे साल का हो तो पूरे साल का, पूरे मंथ का तो पूरे मंथ का भी आप पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। वहाँ पे सर ने समझाया है और पढ़ा भी रहे हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो आप उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इतना आपका हो जाता है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब पे जा करके सेट प्रैक्टिस होता रहता है, वो सब आप कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि आप तब तक बहुत प्रिपेयर हो चुके होंगे, आप क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर बता सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले से सेट प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना, अभी जितना भी मेहनत करना, सिलेबस के ऊपर मेहनत करना है, आपको पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है और यूट्यूब पे क्वेश्चन वगैरह भी देखते रहना है इसके बाद। और अगर आपको फुल सेट प्रैक्टिस करना है पूरे चैप्टर का, मतलब पूरे सिलेबस का अगर सेट प्रैक्टिस करना है, तो जब आप पूरे सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं, 80-90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको मालूम चल जाता है कि मेरा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, तब 1 से 1.5 महीना पहले आप ऑनलाइन टेस्ट लगाइए या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जो भी आपको जैसे लेना है। लेकिन अभी कुछ सेट प्रैक्टिस मत कीजिएगा, अभी आराम से अच्छे से पढ़िए। जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो आप सेट प्रैक्टिस ले करके भी आप नहीं सेट का प्रैक्टिस कर पाइएगा। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आपको सेट प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले लेते हैं या फिर ऑनलाइन कोई क्लास ले लेते हैं या फिर टेस्ट सीरीज कोई भी ऑनलाइन ले लेते हैं, और जब आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए बैठते हैं, तो आपका नंबर 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर आता है, तो आप हताश हो जाइएगा। तो इससे अच्छा कि अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। जब तक आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़िएगा, टेस्ट देने में आपको अच्छा लगेगा भी नहीं और आपका नंबर आएगा भी नहीं। तो इससे अच्छा कि पूरे अच्छे से पढ़िए सिलेबस को, उसके बाद ही सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद ये सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म से सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा 1 से 1.5 महीना पहले आपको फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। मतलब 2 महीना पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको अच्छे से पढ़ना है।